हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें 2 और लेक्चर बाकी हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक ही साथ पढ़ा दूं। थोड़ा सा लंबा कर लेंगे वीडियो को, बाकी कोई बात नहीं, एक ही साथ इसको कवर कर लेते हैं। अदरवाइज एक वीडियो में तो 4-5 मिनट की बनानी पड़ती है ना। तो आप लोग का टाइम इससे सेव होगा। आपका ये लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं ह्यूमन इवोल्यूशन प्लस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये दोनों बता दूंगी, और आपके 7वां चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम 8वां चैप्टर देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लियर। आप साथ साथ में रिवीजन करते रहना, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और साथ साथ में जैसे कि मैं कहती हूँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते रहना। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। सबसे पहले हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल देखेंगे। हार्डी और वेनबर्ग 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग साइंटिस्ट ने ये प्रिंसिपल दिया था। अब ये प्रिंसिपल क्या है समझते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर कोई पॉपुलेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ग्रुप है। जैसे मान लो इंसान क्या है, एक क्लासरूम में इकट्ठे हैं, तो वो क्या कह जाएगी, इंसानों की पॉपुलेशन। कुत्ते अगर एक साथ इकट्ठे हैं तो वो कुत्तों की पॉपुलेशन। यानी कि सिर्फ इंसान हो, सिर्फ एक स्पीशीज हो, एक से ज्यादा तरह की स्पीशीज ना हो। ठीक है। तो ऐसी को हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे पॉपुलेशन। सो ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इकोलॉजी में फिर से ये बात आप पढ़ोगे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई पॉपुलेशन है किसी दी हुई एरिया में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक हम कुछ बाहरी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन्होंने कहा था कि अगर कोई पॉपुलेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे चेंज आता रह रहा है हर किसी में, हर एक इंडिविजुअल में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज आता रह रहा है, पर बहुत धीमी गति में ये चेंज है। और धीरे धीरे आज हम ऐसे हैं, आज के 1000 साल बाद कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज हो चुका होगा। ठीक है। अभी आप देख लो, मैं एक बात बताऊं अगर आपको, बॉडी हेयर्स, शरीर पे जो बाल होते थे, अभी आज से अपनी पिछली की पिछली जनरेशन को देख लो या पिछली ही जनरेशन को देख लो, उनके बॉडी पे हेयर्स बहुत ज्यादा होते थे। कुछ हीरो वगैरह को आपको पता होगा, जैसे कि अक्षय कुमार, जैसे कि आपका अनिल कपूर, ये सबकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स थे। लेकिन अब के जो हीरो हैं उनकी बॉडी पे कंपेरेटिवली कम हेयर्स होते हैं। पूरे शरीर में बहुत कम लोगों के हो रहे हैं। और पहले क्या होते थे, बहुत ज्यादा लोगों के होते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ टोटली खत्म हो गए हैं, लेकिन आपने डेंसिटी में कमी जरूर पाई होगी। ये क्या है, ये एक तरह का इवोल्यूशन ही है। क्योंकि हम बॉडी के हेयर्स हमेशा हटाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बॉडी के हेयर्स ग्रो करना बंद कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है। ये इवोल्यूशन एक ऐसा है जिसको आप खुद भी देख सकते हो। आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि पहले जो लोगों के हेयर्स होते थे, पहले लगभग 10 में से 8 लोगों की बॉडी पे बहुत हेयर्स होते थे। लेकिन अब क्या है, रेशियो उल्टा हो चुका है, 10 में से 5-6 लोगों की बॉडी पे हेयर्स ज्यादा मिलेंगे और सबके आपको कम मिलेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन हार्डी वेनबर्ग ने ऐसा कहा कि इवोल्यूशन जो है वो नहीं होगा अगर हम 5 चीजों को हटा दें। ठीक है। इन्होंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई बाहरी चेंज ना आए तो उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। इसी को हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख देती हूँ। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, ये प्रिंसिपल क्या कहती है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट, जस्ट अ मिनट मैं दूसरा कलर ले देती हूँ। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अरे क्या हो रहा है, दिस प्रिंसिपल states that अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, अलील क्या होते हैं ये आप जेनेटिक्स में थोड़ा समझोगे। अभी इसका क्या मतलब था मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की। ठीक है। अलीलिक फ्रीक्वेंसीज, इन अ पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ठीक है। रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये भी आगे आप बढ़ा सकते हो। तो ये कांस्टेंट रहती है अलेलिक फ्रीक्वेंसी, कब तक, जब तक आप 5 तरह की बाहरी चीजें ना लगाओ तब तक।
वो 5 चीजें क्या हैं जो हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम है ना ये कि सब कुछ सेम सेम रह रहा है, कोई बदलाव नहीं है, इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो बदलाव कहने का मतलब कि अगर एक पॉपुलेशन में सबके ब्लैक हेयर्स हैं, काले कलर के बाल है, तो उनमें कभी भी लाल बाल या आपके भूरे कलर के या किसी अदर कलर के हेयर्स नहीं आ सकते। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, सेम सेम रहने वाली है। ठीक है, ऐसा कहा था हार्डी वेनबर्ग ने। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे जैसा उस पॉपुलेशन में है। मान लेते हैं कुछ लोगों के आंखों का कलर ब्लू है, वहां पे कुछ लोगों की आंखों का कलर ब्लैक है, तो ब्लू और ब्लैक के अलावा और कोई कलर नहीं आ सकता। ऐसा हमारे हार्डी वेनबर्ग ने कहा था कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, जो है वही रहेगा जब तक कुछ बाहर से ना आ जाए। वो कौन से 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो आप कहोगे अलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहना चाहिए। अलीलिक फ्रीक्वेंसी मतलब वो चीजें जो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करनी है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि अगर 5 चीजें आ गई तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। वो 5 चीजें क्या है, ये भी आपसे पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो आप कहोगे टोटल 5 फैक्टर्स कैन अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या क्या फैक्टर्स हैं हम समझते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर्स, 5। नंबर 1 फैक्टर आपका जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन फ्लो मतलब समझते चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर कोई, मैंने एक पॉपुलेशन की बात की, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मान लेते हैं एक कमरे के अंदर 10 लोग हैं, उन्हीं पे हार्डी वेनबर्ग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कब तक, जब तक जीन फ्लो ना हो जाए, जीन माइग्रेशन ना हो जाए। मतलब अगर कोई एक इंसान उठ करके बाहर चला गया इस पॉपुलेशन से, या कोई बाहर से अंदर आ गया, ठीक है, जितना कमरे के अंदर लोग थे उनके अलावा कोई एक बाहर चला गया या कोई एक बाहर से अंदर आ गया, तो उसके साथ साथ उसके जीन भी बाहर जा रहे हैं और उसके जीन भी अंदर आ रहे हैं। और फिर अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो जीन की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति आया है उसके जीन कुछ अलग हो सकते हैं, और जो व्यक्ति यहाँ से गया है हो सकता है वो कुछ जीन अपने साथ लेकर के चला गया हो। ठीक है, तो इसी को जीन माइग्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे इंसान माइग्रेट करते हैं वैसे वैसे जीन भी माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर जीन्स हैं बहुत सारे। अगर आपको जीन वगैरह समझ में नहीं आता है तो हम जब अपना जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जीन्स मतलब इतना समझो आप अभी के लिए, जैसे मेरी स्किन का कलर आपको दिख रहा है, ये स्किन का कलर मेरा ऐसा क्यों है, मैं बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली नहीं हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे अंदर इसी तरह के जीन है जो इतना ही मेलानिन बनाते हैं। मेरे हेयर्स आपको ब्लैक दिख रहे होंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जीन्स है ब्लैक हेयर के लिए। मेरी आंखें आपको ब्लैक दिख रही होंगी, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जीन्स है आंखों के ब्लैक होने के लिए। हर चीज के जीन्स होते हैं हमारे आपकी बॉडी के अंदर, जो भी आपको दिख रहा है हर चीज के जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर चला जाता है या कोई बाहर से आ जाता है तो क्या हो जाता है, जीन माइग्रेशन हो जाता है। और अगर बहुत सारी संख्या में ये हो तो इसे जीन फ्लो कह देते हैं। मान लो 2-4 लोग बाहर चले गए या 2-4 लोग अंदर आ गए, तो इसको हम जीन फ्लो कह देते हैं। ठीक है, तो जीन माइग्रेशन जीन फ्लो लगभग समान है, बस नंबर्स में फर्क है। जीन माइग्रेशन इक्के दुक्के लोगों के लिए वर्ड यूज होता है, जीन फ्लो मतलब कई लोग चले गए वहां से। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो सकता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। पहला रीजन। दूसरा रीजन, दूसरा रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ये बाय चांस होता है। बाय चांस कहने का मतलब, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, इसमें ये पर्पल कलर के 4 लोग हैं। ठीक है, पर्पल कलर के कोई भी, हम मैं बस इतना दिखाना चाहती हूँ कि प्रकृति टाइप 4 तरह के लोग हैं, और फिर 4 दूसरी तरह के लोग हैं। ठीक है, 4 दूसरी तरह के लोग हैं। मान लेते हैं भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, कुछ भी आ गया, जिसकी वजह से ये सारे मर गए और एक आध किसके मर गए, पर्पल वाले भी। तो क्या इसके जीन्स टोटली खत्म हो गए? हाँ, जितने भी ऑरेंज वाले थे उनके जीन क्या हो गए, टोटली खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी अचानक से कोई चेंज आ जाए, बाई चांस कोई चेंज आ जाए जिसकी वजह से कोई अलील क्या हो जाए, खत्म हो जाए पॉपुलेशन से, तब भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई चांस इवेंट्स है, किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से आ सकता है, सुनामी, भूकंप, ये सारी चीजों की वजह से अगर जीन में कोई बदलाव आ जा रहा है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं।
ठीक है? मैं आपको अपनी भाषा में समझा रही हूँ, अगर लिखने आएगा तो आप लिख सकते हो इन चीज़ों को। हुँ? डेफ़िनेशन आपको एनसीईआरटी में, गूगल वेब हर जगह मिल जाएगा। बक मगर आप मेरी बात समझे रहोगे तो आप खुद से बना के लिख पाओगे। ठीक है? आप एटलीस्ट 5 नाम याद रखना कि ये पाँचों चीज़ आपके हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं। इनकी वजह से प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मैं इस एग्ज़ाम्पल को मिटा देती हूँ। ठीक है? चलो, तीसरा देखते हैं। तीसरा मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था म्यूटेशन। म्यूटेशन का नाम मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब अचानक आने वाले कोई बदलाव। जीन में अचानक से कोई चेंज आ गया। किसी को नहीं पता क्या रीज़न। कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से चेंज आ जाए। किसी भी चीज़ की वजह से अगर चेंज आ जाए अचानक से, नेचर के द्वारा, तो इसे आप क्या कह दोगे? म्यूटेशन। और चेंज आ जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह जाएगा। ठीक है? म्यूटेशन अगर आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखो आप, मैंने वहाँ बता रखा है। चौथी तरफ बढ़ते हैं। चौथा होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, म्यूटेशन के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 4th में शायद बताया है। ठीक है? लेक्चर नंबर 4 में बताया, सॉरी। कल के पहले वाला वीडियो, ठीक है? जहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन मैंने बताया होगा, वहाँ पे। देखो, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस होती है जो कि डार्विन ने बताई थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। नेचुरल सिलेक्शन में मान लो 10 लोग हैं, उनमें से सबसे जो फिट है उसको नेचर चूज़ कर लेती है, बाकी लोगों की डेथ हो जाती है। बाकी जीन सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अगर नेचर ऐसा करती है कि मान लो 10 तरह के लोग हैं और 10 तरह के जीन हैं उसमें, उनमें से कोई 5 को नेचर चूज़ कर लेती है, बाकी लोगों की किसी वजह से डेथ हो जाती है या वो खत्म हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, मान लो बहुत गर्मी पड़ने लगी, बहुत गर्मी पड़ने लगी। 3-4 लोग ऐसे हैं जो सह ही नहीं पाए गर्मी और वो क्या हो गए? हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो उनके जीन्स भी क्या हो जाएँगे? खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो ऐसा क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन। ये भी काम क्या कर सकता है? आपके हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब कर सकता है। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करके रखा था वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन भी एक रीज़न हो गया आपका। 5वां है रिकॉम्बिनेशन। 5वां क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। बेटा, रिकॉम्बिनेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। मैं कोशिश करती हूँ हल्का-फुल्का समझाने की। अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो लगभग 30 वगैरह मिनट का बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। प्लस अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँगी तब आपको डिटेल में रिकॉम्बिनेशन समझा दूँगी। अभी शॉर्ट में समझो, मान लेते हैं ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है? ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। इस पे कुछ अलग जीन है, यहाँ पे कुछ अलग जीन है, ठीक है? इस पे कुछ 4 अलग जीन हैं और दूसरे वाले पे 4 अलग जीन हैं। लेकिन ये क्या हो जाए, इनके जीन आपस में क्या हो जाए? मिक्स होने लगे। इनमें आपस में क्या हो जाए? हेर-फेर होने लगे। ये दोनों आपस में क्या करें? बदल लें, अपने हाथ मिलाएँ और अपने हाथ में जो चीज़ रखी है उस चीज़ को बदल लें। तो इसको क्या कहते हैं? हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। वापस से चीज़ें कंबाइन हो गई, रिकंबाइन हो गई, रिकंबाइन हो गए जीन का। तो ऐसे केस में क्या आएगा? जीन की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। ठीक है? रिकॉम्बिनेशन को डिटेल में हम पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। रिकॉम्बिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके? आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है और कौन-कौन सी चीज़ें हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करती हैं। और छोटा-छोटा सा इसका डेफिनिशन भी पूछता है कि जीन फ्लो क्या है, जीन माइग्रेशन क्या है, ठीक है? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, म्यूटेशन क्या है, ये सब आपसे थोड़ा बहुत छोटे-छोटे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आप ये ध्यान रखना, जो-जो मैंने बताया वो चीज़ें आप ध्यान रखना। एक बार फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। जीन माइग्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच people from a particular population डू ई-माइग्रेशन। ई-माइग्रेशन मतलब बाहर निकलना और इमाइग्रेशन यानी कि अंदर आना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? जीन माइग्रेशन। इफ जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स among multiple people, then it is known as gene flow। ठीक है? उसको हम क्या कहते थे? जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ प्रोसेस इन विच बाय चांस सम जीन्स आर डैमेज्ड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब किसी पॉपुलेशन में से बाई चांस किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से या किसी भी वजह से बाई चांस अगर कोई जीन हमेशा के लिए खत्म हो जाए या ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। बाई चांस वर्ड जरूर यूज करना है यहाँ पे और उसको हाईलाइट कर देना, अच्छे से गूंज गांज देना, उसके अंदर अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर समझ जाएगा आपको आता है।
नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन मैंने बता रखा है पिछले के पिछले वीडियो में, सडन चेंज अकरिंग इन अ पॉपुलेशन, दैट इज योर म्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन, द फिनोमेना बाय विच नेचर सेलेक्ट्स द fittest organism, that is your natural selection. Next है recombination. Recombination is a process of breakdown of small part of chromosome and then recombination of that part. ठीक है, those part break down and then recombine, that process is your recombination and this led to some change in the allelic frequency. Okay, ये सारे की definition हो गई. Okay, तो हमारे यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल खत्म होता है. अब हम आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन पे. ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं. चलो, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, हम लोगों का विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए. ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जाती है. अच्छा, एक और बात बता दो, जो पहले मैमल्स आए थे, मैमल्स मतलब जिनकी फीमेल्स के पास ब्रेस्ट हो, फीमेल और मेल के पास दोनों पास ब्रेस्ट हो और वो अपने बेबी को क्या करते हो, दूध पिलाते हो, ऐसे लोगों को हम मैमल्स कहते हैं. ठीक है, और ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड कहते हैं. सबसे पहला जो मैमल था ना वो श्रिव था. क्या था? छछूंदर. श्रिव, छछूंदर जानते हो ना, श्रिव छछूंदर था. छछूंदर जैसा दिखता था, एग्जैक्ट छछूंदर नहीं. तो श्रिव पहला मैमल था. ठीक है, यानी कि हम सब एक्चुअल में छछूंदर से बने हैं. ओके, नेक्स्ट, अगर हम अपने जैसा ढूंढे कि हमारे जैसे पहले कौन थे, तो बंदर थे. बंदरों से हमारा आगे विकास हुआ. बंदरों वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पहले हम लोग बंदर थे, बंदर से आगे बढ़ा है. ठीक है, ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं. तो आपको लाइन से ये नाम याद रखना है कि किसके बाद कौन आया, बस इतना सा काम आपको करना है. तो देखो, सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस. ड्रायो ड्रायोपिथेकस पिथेकस. ड्रायोपिथेकस एकदम बंदर जैसे दिखते थे, एकदम बंदर, पूरे शरीर पे बाल वगैरह थे, बंदर की तरह दौड़ते भी थे 4 पैर से, ऐसे थे ड्रायोपिथेकस. ठीक है, और ये 2 से 3 बिलियन ईयर्स अगो आए थे. बिलियन मतलब होता है 10 की पावर 9. 1 बिलियन बराबर 10 की पावर 9 ईयर्स. ओके, ड्रायोपिथेकस के बाद आए थे रामापिथेकस. राम से आपको नाम समझ में आ रहा हो कि हल्के फुल्के आदमी की तरह ये लगते होंगे. थे तो बंदर ही, लेकिन थोड़े बहुत आदमी की तरह लगते थे वो. ठीक है, थोड़े बहुत. ड्रायोपिथेकस एकदम बंदर की तरह थे. रामापिथेकस, राम से आपको समझ में आ रहा है कि राम एक इंसान जैसे थे, मतलब भगवान थे लेकिन इंसान जैसे उनका फिगर था ना, तो ऐसे रामापिथेकस भी आप याद कर सकते थे, वो इंसान की तरह थे. इसके बाद आए थे ऑस्ट्रालोपिथेकस. ऑस्ट्रालोपिथेकस. ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथेकस. ऑस्ट्रालोपिथेकस के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये कहाँ पे अरोज हुए थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में. ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है. ये कहाँ पे आए थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. अफ्रीकन ग्रासलैंड. ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये दोनों आए थे आपके 15 बिलियन ईयर्स अगो, नॉट 3 to 4, और ये वाला आया था आपका 2 to 3 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, डेट नहीं याद रखनी है, बस सीक्वेंस थोड़ा सा आप याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद आए थे आपके पहले जो ह्यूमन की तरह, मतलब हूबहू ह्यूमन की तरह जो दिख रहे हो. ठीक है, काफी हद तक ह्यूमन की तरह जो दिखते हो, उनका नाम है होमो हैबिलस. होमो हैबिलस, ये लोग आए थे. ठीक है, ये काफी हद तक ह्यूमन की तरह दिखते थे. इसके बाद आए थे होमो इरेक्टस. ओके, सो ये आपके होमो जो इरेक्टस है वो उसके पहले वाले सारे लोग 4 पैर से चलते थे, लेकिन जो आपका होमो इरेक्टस है वो पहली बार सीधा चलना शुरू कर दिया. और एक और बात आपको याद रखनी है, होमो इरेक्टस के बाद में ये पहली बार मीट खाना शुरू कर दिए. पहली बार यही नॉन वेजिटेरियन बने थे. पहली बार जो नॉन वेजिटेरियन बने थे वो यही बने थे. इसके पहले लोग फ्रूट वगैरह खाते थे, इसके पहले के जितने हैं वो सब फ्रूट्स खाते थे, लेकिन ये क्या है, ये आपके मीट खाना शुरू कर दिए. ठीक है, इसके बाद आए थे आपके नियांडरथल्स. 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 नियांडरथल्स ऐसे थे जो अपने, जो मुर्दे लोग होते थे ना, जो भी उनमें से कोई मर जाता था तो उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया था. बड़े बुद्धिमान थे ये. अब तक के सबसे बुद्धिमान होमोनिड यही थे, मतलब ह्यूमन जैसे दिखने वाले को होमोनिड कहते हैं हम. तो अब तक के सबसे बुद्धिमान होमोनिड यही थे, आपके नियांडरथल्स. इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी थी. क्रेनियल कैपेसिटी से कहते हैं, यानी कि दिमागी क्षमता उसकी कितनी है, तो ये 1400 सीसी तक था.
ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का था। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छी तरह से लाइफ़स्टाइल अगर किसी की थी तो निएंडरथल की थी, ठीक है? इसके बाद आपके आए थे ह्यूमन, जो हम लोग हैं। हम लोग आए थे लगभग 10,000 से 40,000 साल पहले, ठीक है? ह्यूमन्स ह्यूमन्स जो ह्यूमन थे वो आपके हैं, जो आपके उन हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो आपके 1350 सीसी है, और जो ह्यूमन है ना उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। होमो सेपियंस सेपियंस ठीक है। हाँ, जो आजकल के ह्यूमन है यानी कि हम और आप क्या है, होमो सेपियंस है, और हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है 1350 सीसी। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता। ओके, यानी इतनी चीजें हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं 1300 सीसी के बराबर। ये एक मापने की क्षमता है बौद्धिक क्षमता को। नेक्स्ट, आपका जो निएंडरथल थे उसमें सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल अगर हम लोग को छोड़ करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल आपके निएंडरथल की थी। और पहली बार वो अपने मरे हुए लोगों को दफनाना चालू किए थे और उनमें फूल माला वगैरह चढ़ाते थे, बड़े मतलब सभ्यता के साथ वो लोग रहते थे। ठीक है, कपड़ा पहनना उन्होंने पहली बार शुरू किया, बहुत सारी ऐसी चीज थी। ठीक है, उन्होंने जो शुरुआत की थी। और होमो इरेक्टस के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने पहली बार सीधा चलना शुरू किया था और पहली बार मीट खाना शुरू किया था। ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें ध्यान रखना है। तो इतनी बातें हैं आपके ह्यूमन इवोल्यूशन में और आपके हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा ये मिटा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ऊपर का मैं मिटा रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वो थोड़ा डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है। डायनासोर्स वगैरह के बारे में आपके बुक में बहुत दे रखा है, पर वो सब नीट वगैरह में आता है, यहाँ पे नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अभी तो हम कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। एक आपको याद रखना है कि एक ऐसा डायनासोर था जिसका डैगर लाइक टीथ थे। डैगर मतलब होता है आरी की तरह, इतना तेज दांत था, जैसे आरी पेड़ को काटती है ना वैसे उसके दांत थे। और वो क्या खाता था, मीट खाता था। तो ये था आपका ट्राइनोसोरस रेक्स। ट्राइनोसोरस रेक्स, ये आपका ऐसा डायनासोर था जो आपके डैगर लाइक टीथ थे जिसके, और सबसे बड़ा डायनासोर था, 20 फीट का था। ठीक है, 20 फीट। तो सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, ट्राइनोसोरस रेक्स। और इसके डैगर लाइक टीथ थे, मतलब दांत एकदम कटीले से थे कि तुरंत खाएगा तुरंत मांस निकाल लेगा। ठीक है, इतनी सारी बातें थी आपके पूरे के पूरे चैप्टर में, इवोल्यूशन के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ऑफ कोर्स मैंने हर एक चीज नहीं पढ़ाई है क्योंकि हर एक चीज पढ़ाना लास्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है, पर जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आने के हाई चांसेस हैं, उतना मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, देखो अगर मैं 100% मान के चलूं पूरा सिलेबस, तो 100 में से मैं 90% आपका इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन कवर करा दूंगी। 10% बेटा कहीं से भी पूछ सकता है, ये किसी की वश की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज आपको एक एक चीज डिट्टो पढ़ा सकती हूँ, नहीं। मैं 90% आपका तैयार कर सकती हूँ, 10% आपको खुद अपनी तरफ से देना होता है। ठीक है, 90% जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें से गारंटी है 90% इसी में से पूछेगा। 10% आपका थोड़ा बहुत इधर उधर से आ सकता है। ओके, तो आप 90% भी स्कोर कर लेते हो तो आपके 100 में 90 मार्क्स आ जाते हैं, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो इतनी बात हो गई आपकी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और आपके ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। कल से हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, मैं इधर कोशिश करूंगी आपको पर डे 2 से 3 वीडियोस मिलते रहें। आज के बाद से आपको, आज तो आपको शायद एक ही वीडियो मिलेगा, लेकिन कल से आपको 2 से 3 वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।